हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम 8 फरवरी को जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, पेपर सेकेंड 6 to 8 का, तो उसका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? पहला है अधिगम के लक्ष्य में, दूसरा है शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, तीसरा है सहायता के प्रावधान में और चौथा है मूल्यांकन में। तो एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन जो है वो अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में और सहायता के प्रावधान में और मूल्यांकन में। तो इस तरह इसका चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? पहला है लेखन वैकल्य, दूसरा है श्रवण में कठिनाई, तीसरा है दृष्टि की आंशिक हानि और चौथा है रंग दृष्टिहीनता। तो संवेदी बाधिता क्या होती है? जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, तो ये सब चीज़ें हमारी संवेदीगामक हैं। तो पठन लेखन जो है हाथ से लिखेंगे तभी लिखा जाएगा, तो ये बिल्कुल है संवेदीगामक। और श्रवण सुनने में कठिनाई, ये भी होगा। दृष्टि देखने का आंशिक हानि, तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत रंगहीन दृष्टिहीनता नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पहला है भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तीसरा है किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है और चौथा है जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ है। तो जीन पियाजे के अनुसार भाषा क्षमता चॉम्स्की का है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और सांस्कृतिक उपकरण लेवाइगोस्की का है, ये भी काट देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कीमा, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा को इम्पोर्टेंट दिया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? पहला है आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, दूसरा है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, तीसरा है बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की और चौथा है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति योगात्मक आकलन का बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बुद्धि को एकात्मक धारणा में लागू नहीं करना है, ये भी गलत होगा। चौथा है कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की सिफारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी विषय वस्तु को समझते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? पहला है जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, दूसरा है प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, तीसरा है समझने का नाटक करना और चौथा है अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। तो देखिए, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, तो जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कि प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये भी बिल्कुल सही है। समझने का नाटक करना, ये बिल्कुल गलत है। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, ये भी गलत होगा। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभिकथन और कारण, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है।
तो देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, ये बिल्कुल स सही व्याख्या इसकी नहीं है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण का कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों के अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम होते हैं। तो देखिए, स्कूल और पाठचर्या जो है वो द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं, क्योंकि प्रथम समाजीकरण में आएगा परिवार। तो इस तरह ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। पहला है एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया को समझाने व उसकी सराहना करने पर। तीसरा है दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर। चौथा है अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर। तो देखिए, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की ईर्ष्या, तो ये बिल्कुल गलत होगा। फिर तीसरा है कि दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करना, तो दूसरों के सामने अपनी काबिलियत बिल्कुल साबित नहीं करनी है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। फिर चौथा है कि अज्ञानी के दिखने की शर्म से बचना, अज्ञानी दिखने की शर्म से बचना, तो शर्म बिल्कुल गलत होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिसमें शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों को प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो देखिए, पहले में क्या कहा गया है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिसको डिकोड करने में मुश्किल हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों को में प्रोत्साहित किए जाने में लाभ होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभिकथन जो कहा गया है उसमें ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण की बात की गई है, बट दूसरों में उसके कारण में जो है वो रुचि और क्षमता के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर यहाँ सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। पहला है समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना। दूसरा है प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तीसरा है जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना। और चौथा है पैटर्न और संबंधों को पहचानना। तो देखिए, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा नहीं करना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन कारण कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रख के बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्रों के बजाय छात्र जो विकलांग हैं। तो इसमें विकलांगता की बात की गई है। इसका कारण क्या है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो देखिए, अभिकथन जो है और कारण ये बिल्कुल है तो दोनों सही, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि पहले में जो है वो विकलांग छात्रों के बारे में बात की गई है और उसका रीज़न कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो दोनों ही कथन अलग अलग हैं, बट दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? पहला है देखभाल की नैतिकता, दूसरा है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता, तीसरा है कानूनों की नैतिकता और चौथा है अहंकार की नैतिकता। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति जो है वो अहंकार की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, दूसरा है सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, तीसरा है सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है और चौथा है शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। तो सीखने के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? देखिए, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालती है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो देखिए, पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार पहला है बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, दूसरा है बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है, तीसरा है बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है, चौथा है बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो देखिए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? पहला है स्वानुभविक और कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय, तीसरा है स्वानुभविक और अनुक्रिया समुच्चय और चौथा है स्वानुभविक और कलन विधि। तो प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं वो स्वाभाविक और स्वानुभविक और कलन विधि है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वानुभविक और कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण का कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। इसका कारण है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार आता है, ये बिल्कुल गलत है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा नहीं डालता है, तो ये भी गलत होगा। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण का और अधिगम में सुधार होता है, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाए। आयोग की आंसर की देखने तक वेट करते हैं कि वो क्या मानता है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ए और आर दोनों गलत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? पहला है विकासात्मक प्रकार्य, दूसरा है मासिक धर्म, तीसरा है यौवन और चौथा है वृद्धि में तेजी। तो किशोर अवस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौवन परिपक्वता से पहले होती है तो वो है वृद्धि में तेजी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। पहला है अपनापन, दूसरा है डर, तीसरा है अस्वीकृति और चौथा है सुरक्षा। तो देखिए इसमें जो निगेटिव है उसको पहले आप काट दीजिए। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अस्वीकृति भी नहीं होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए और सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो इस तरह इसका ए और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना के बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? पहला है शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए, दूसरा है शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, तीसरा है शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर हैं और उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, चौथा है शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए केवल बिल्कुल गलत होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थियों के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर पर पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? पहला है विभेदित निर्देश, दूसरा है मानकीकृत पाठ्यचर्या और तीसरा है व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो देखिए मानकीकृत नहीं होगा तो विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो ए और सी सही होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में परवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? पहला है संलीनता स्पेक्ट्रम विकार, दूसरा है मनोभ्रंश, तीसरा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार और चौथा है पठन वैकल्यता। तो पढ़ने की परवाह में कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन और अनमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण की पहचान। तो देखिए पहले ही पढ़ने की बात कही गई है, तो ये देखकर आप इसको चौथा ऑप्शन लगा सकते हैं कि पठन वैकल्यता बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। दूसरा है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग और समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना नहीं बल्कि अंतःक्रिया कराना चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। और सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है बल्कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें रटने और नकल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब पहला है निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है, दूसरा है नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है, तीसरा है उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, और चौथा है विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
तो देखिए, विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से कब सीखते हैं? जब उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभव पर ध्यान दिया जाए। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। इसका कारण है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं और अच्छे पोषण से और व्यायाम से इनमें फर्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही, बिल्कुल सही है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? पहला है एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन। दूसरा है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। तीसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना। और चौथा है रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। तो देखिए, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, इसकी आवश्यकता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? पहला है विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का सामाजिकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा है समकक्षी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तीसरा है बचपन की तुलना में किशोर अवस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और चौथा है समकक्षियों का सामाजिकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। तो देखिए, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बचपन की तुलना में किशोर अवस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब पहला है विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रीय होता है। दूसरा है शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। तीसरा है कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं। चौथा है गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाई गोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जाए जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। तो लेवाई गोस्की के अनुसार जब विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला लिया कि जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका आलंबन कहलाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं? पहला है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी चालक अवस्था। तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास 4 थे: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त या औपचारिक।
तो जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि की विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वह अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। धन्यवाद।